जो पढ़ाई है, हमने इससे पहले भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में कुछ प्रश्नों को डाला था। उसमें बहुत विषयों पर चर्चा भी की गई थी, लेकिन आज मुख्यतः हम लोग बीपीएससी के जो प्रधान शिक्षक बहाली है उसके अनुसार से हम एक एकेडमिक पढ़ाई पढ़ेंगे। एक इस प्रकार से संक्षिप्त पढ़ाई हमें चलाना है, हमें एक संक्षिप्त पढ़ाई इस प्रकार से निकालना है जिससे हमें मूलभूत ज्ञान भी प्राप्त हो जाए और परीक्षा में उनकी पूरी जवाबदेही सुनिश्चित हो। उस प्रश्नों के क्रम में आज सबसे पहले हम भारतीय राज्य व्यवस्था में एक मुख्य टॉपिक को लेकर के चलते हैं, जिसमें है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक। इससे मोस्टली 2 से 3 क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती ही है। हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि परीक्षा का समय भी कम बचा रहता है, जिसके कारण हम ऐसा करेंगे कि मुख्य बातों पर ध्यान देंगे, मुख्य बातों को सिर्फ समेटेंगे, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करेंगे। उसमें हमें उतना विस्तृत में नहीं जाना है, ना ही हमें राज्य व्यवस्था के अंदर पूरा जाना है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि परीक्षा में हमें कौन से प्रश्न आ सकते हैं जो हमारी सफलता में सहायक सिद्ध हो। उस हिसाब से भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आज हम पढ़ेंगे, जिससे मोस्टली 10 पॉइंट होंगे, उसमें से 3 से 4 आने की प्रबल संभावना रहती है। वो मुख्य परीक्षा बीपीएससी का जो मुख्यतः परीक्षा होता है उसमें हो, या फिर आप बीपीएससी के और भी कोई भी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें हो। जैसा कि हम शुरू करने जा रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, यह मुख्य पॉइंट हुआ। इसके अंतर्गत हमें मुख्यतः 10 बातों को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पहले देख लेते हैं। राष्ट्र ध्वज, यह पहला पॉइंट है। इसके अंतर्गत हमें 3 से 4 बातों को याद रखना है राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। पहला, इसका नाम तिरंगा दिया गया है, तिरंगा, बस, इसके अलावा कुछ नहीं जानना है इसमें। दूसरा है, इसको कब स्वीकृत किया गया है उस पर ध्यान देंगे, तो वो है 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। चूंकि हमें ये भी ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से पहले 15 अगस्त 1947 से पहले 22 जुलाई 1947 को ही राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया गया था। ये बात हमें याद रखना है, तो आपको ये याद रखने में सुविधा होगी कि स्वतंत्रता से पहले इसको अपना लिया गया था। तो निश्चित है जुलाई है, जुलाई अगस्त, उससे पहले महीना में 22 तारीख को। उसके बाद इसके लंबाई चौड़ाई के बारे में हम देख लेते हैं। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई में हम देखते हैं, इसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। बस ये मुख्य बात हुआ इसका। तीसरा है, इसको सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है, जो सारनाथ अशोक के द्वारा बनवाया गया है। सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। इसका जो चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, जो कभी कभार परीक्षा में पूछ भी लिया जाता है कि इसमें तिलियों की संख्या कितनी होती है। वो जो हम देखते हैं बीच में जो क्रॉस करके बनाया गया रहता है, तो वो मुख्यतः 24 होता है। मुख्यतः नहीं, पूरा 100% 24 ही होता है, ठीक है। और जो इसका है वो तो आप लोग झंडा फहराने वक्त में जानते ही हैं कि केसरिया का क्या योगदान है या हरा का क्या रहता है, तो वो कहने की जरूरत नहीं है, वो आप लोग खुद। दूसरी बात, अब इसको एक चीज और याद रखना है, इसमें भारतीय ध्वज संहिता 2002 के हिसाब से इसे अपनाया गया है। नया संशोधन है ये, भारतीय ध्वज संहिता 2002 अमेंडमेंट है, ये संशोधित है ये। कहने का मतलब इससे पहले भी ध्वज संहिता के लिए बना हुआ है, लेकिन ये जो है भारतीय ध्वज संहिता के लिए, जिसके हिसाब से कहा गया है कि कोई भी निजी प्रतिष्ठान भी अपने यहाँ ये ध्वज फहरा सकते हैं। जैसा कुछ भी, इसको विस्तार से जानने के बाद ही ये पता चलेगा, लेकिन तब तक हम लोग यही याद रखते हैं कि इसका जो संशोधित है, सबसे लेटेस्ट जो इसका अमेंडमेंट हुआ है, संशोधन हुआ है, उसका नाम है भारतीय ध्वज संहिता 2002। ये याद रखना है, 2002 में हुआ है, ठीक है। इसको
हम लोग मूल अधिकार जानते हैं। इसको मूल अधिकार के तहत, मूल अधिकार में जो कुछ भी आते हैं, जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं, उसमें अनुच्छेद 19(1) अ के तहत इसे मूल अधिकार में रखा गया है, अधिकार में रखा गया है जो कुछ भी। ये ठीक है। एक चीज और याद रखना है दोस्तों, इसमें जो वर्तमान में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये तीनों जो वर्तमान में हैं, अगर इनके साथ कोई दुखद घटना होती है या ये गुजर जाते हैं तो राष्ट्रीय शोक के रूप में 12 दिनों तक, इनके लिए 12 दिनों तक ये जो अभी जीवित हैं, मतलब किसी दुर्घटनावश अगर चले जाते हैं तो 12 दिनों तक राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, शोक मनाया जाता है, जिसमें कि आधा झंडा झुका रहता है 12 दिनों तक। रहता है 12 दिनों तक के लिए। और बाकी जो भूतपूर्व ये जितने भी गुजरेंगे उनके लिए 7 दिनों तक, बस ये याद रखना है। अगर पूछ देगा एग्जाम में कि जो अभी मान लीजिए जीवित में अगर कोई मर गए हैं तो उनके लिए राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री या उपराष्ट्रपति, तो 12 दिनों तक का राष्ट्रीय शोक मनाया जाता है, जिसमें आधा झंडा झुका रहता है, और भूतपूर्व में 7 दिनों तक झुका रहता है। अब चलिए, अब चलते हैं। पहला हो गया राष्ट्रीय ध्वज से रिलेटेड जो कुछ भी था, 10-5 पॉइंट वो सब हो गया है। अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछेगा तो इसी में से पूछेगा, इसके अलावा और कोई भी क्वेश्चन आ ही नहीं सकता है, क्योंकि बनता ही नहीं है उसके बाद कोई क्वेश्चन। बस हम राष्ट्रीय ध्वज से निश्चिंत हो चुके हैं। इससे रिलेटेड 1 पूछे, 2 पूछे, कोई भी पूछे, आप बना सकते हैं। अब चलिए, अब दूसरा पॉइंट आता है, ये पहला हुआ। दूसरा पॉइंट, हम अभी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में सिर्फ पढ़ रहे हैं। जो कुछ भी राष्ट्रीय प्रतीक होगा उसी के बारे में हम लोग जान रहे हैं। राज चिन्ह के बारे में चलिए, इसको दूसरा पॉइंट है राज चिन्ह। दूसरा पॉइंट है राज चिन्ह। जैसे ध्वज है उसी प्रकार चिन्ह को भी अपनाया गया है। इसको 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया है अशोक स्तंभ से। किससे? इसको सारनाथ से, ऊपर वाला था सारनाथ, इसको याद रखना है, इसको अशोक स्तंभ से। जिसमें 4 सिंह होते हैं। सिंह मतलब वो जानवर सिंह, इसमें 4 सिंह होते हैं, और नीचे में हाथी का भी चिन्ह रहता है। ये सभी एक दूसरे के पीठ करके घूमे रहते हैं, इसी को राज चिन्ह कहा जाता है। चार सिंह, एक हाथी, सांड, घोड़ा, इतने जानवरों का योगदान है इस राज चिन्ह में। सिंह, हाथी, सांड और घोड़ा। और इसमें सत्यमेव जयते देवनागरी लिखा हुआ है। देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, जो कि मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये याद रखना है, सत्यमेव जयते। ये वैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर मान लीजिए राज चिन्ह के बारे में न भी पूछे तो भी आप ये क्वेश्चन ले सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको निश्चित याद कर लीजिएगा कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पूछे न पूछे, वैसे भी ये साधारणतया पूछ दिया जाता है, इसको याद रखना है। चलिए, दूसरा पॉइंट भी खत्म हो गया। इसका जो राज चिन्ह के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने सब लिख दिया है और आपको बता भी दिया है। तीसरा पॉइंट आ जाता है राष्ट्रगान के बारे में। राष्ट्रगान तो संभवतः आप लोग जानते ही हैं। इसको 24 जनवरी
याद रखिएगा, इससे 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है वही राष्ट्रगान जो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया है। रविंद्रनाथ टैगोर जो ये लिखे थे जनगण मन, जनगण मन 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा तत्वबोधिका एक पत्रिका थी, उसमें गाया गया था भारत विधाता शीर्षक के नाम से। खैर जो कुछ भी उतना नहीं याद रखना है, बस इसका ये याद रखना है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा जनगण मन गाया गया है, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है और इसका समय जो है सो 52 सेकेंड है। ये 3 पॉइंट इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, बस इससे ज़्यादा इसमें कुछ जानने की जरूरत नहीं है। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, रविंद्रनाथ टैगोर, जनगण मन 52 सेकेंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें। वीडियो को अपने साथी के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी इस वीडियो से लाभ ले सकें।